डियर स्टूडेंट्स, जलीय चक्र के अध्ययन की इस कड़ी के रूप में हमने पिछली बार जलीय चक्र के उपचक्रों के बारे में आपको बताया था। आज हम जलीय चक्र के अंतिम कड़ी के रूप में जलीय चक्र की अंतःस्थलीय अवस्था और जलीय चक्र की बाधाएं के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे जलीय चक्र की अंतःस्थलीय अवस्था के बारे में। जलीय चक्र की अधस्थलीय अवस्था वर्षा जल की भूसतह के अंदर रिसने की प्रक्रिया के साथ ही आरंभ हो जाती है। हम ये जानते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 25 से 50% भाग भूसतह पर बह जाता है। इस जल का बड़ा हिस्सा वाष्पीकृत हो जाता है, शेष भाग धरातल के नीचे चला जाता है। यानी वर्षा जो होती है उसका लगभग 25 से 50% जो भाग है वो धरातल पर बह के जाता है, ये हम जानते हैं। धरातल पर बहता हुआ जो जल है वो अंतस्पदन की क्रिया के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाता है? कुछ मात्रा में, सारा नहीं, कुछ मात्रा में जो जल है वो भूमि के अंदर चला जाता है और कुछ जल वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ जल बह करके समुद्रों तक पहुंच जाता है। अंतर्भूम जल द्वारा अपनाए गए इस प्रवाह मार्गों से संबंधित क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे कुछ सेल जल भरे होते हैं जबकि कुछ सेल मित जल भरे होते हैं। यानी ये जो भूमि के अंदर जो भूम जल स्तर जो हम कह रहे हैं, अंतस्पदन की क्रिया जो जल भूमि के अंदर जा रहा है वो भूमि के अंदर समाएगा कहाँ? ये भूमि की जो संरचना है या पृथ्वी के धरातल की जो चट्टानी संरचना है वो चट्टानी संरचना पर निर्भर करेगा। कुछ चट्टानों के अंदर तो एक्वीफिट्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं, तो जल उन खाली स्थानों पर जाकर के भर जाता है, यानी जलावर्त कहा जाता है, एक्वीफिट्स कहा जाता है। कुछ सेल जो होते हैं संगठित होते हैं, उनमें जल भर नहीं होते, तो वो जल सेल कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। तो भूमि के अंदर जल का प्रवाह मृदा की संरचना और संगठन से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार भूमि के अंदर भी जलीय चक्र की क्रिया संभावित होती रहती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जिस जिस प्रकार का जो संगठन होता है उस प्रकार के मृदा का संगठन और संरचना होती है, उस पर भी हमारी जलीय चक्र की क्रियाविधि निर्भर करती है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जलीय चक्र की गतिविधि संपन्न होती है वो पृथ्वी की चट्टानी संरचना और उसके संगठन पर निर्भर करती है। जहां जल भर पाए जाते हैं, खाली स्थान पाया जाता है, वहां तो जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, जलावर्त जिसे एक्वीफिट्स कहा जाता है। और कुछ चट्टानें से होती है जो संगठित होती है, उनमें जलावर्त नहीं पाए जाते, तो वहां पर जलीय चक्र नहीं पाया जाता है। अब जलीय चक्र की बाधाएं। जलीय चक्र की जितनी आदर्श दशाएं मानी गई, यानी जो हम आदर्श दशा की बात की है, लेकिन इस प्रकार का आदर्श दशाएं सामान्य अवस्था में घटित नहीं होती या नहीं पाई जाती। उन सबका उसी क्रम में संपादित होना आवश्यक नहीं है। तो इस संपूर्ण भौगोलिक प्रक्रिया को अनेक कारण प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, वायुमंडलीय संगठन में परिवर्तन। तो जलीय चक्र की बाधाओं में पहले कौन सी बाधा है? वायुमंडलीय संगठन में परिवर्तन। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां जिस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं उसी प्रकार उसकी प्रौद्योगिकी में तीव्रता आती जा रही है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य ने जल चक्र को काफी प्रभावित किया है। मनुष्य ने कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय संगठन में परिवर्तन किया है। मौसम सुधार कार्यक्रम, वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, वायुमंडलीय जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन आदि द्वारा वायुमंडलीय संचार प्रतिरूप में परिवर्तन की आशंका व्यक्त की गई है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थल एवं महासागरों से जल के गमन तथा स्थानांतरण में परिवर्तन हो सकता है। तो इस परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से वर्षा की मात्रा पर पड़ेगा। यानी मनुष्य जो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उसके लिए उसने विभिन्न प्रकार से कृत्रिम साधनों के द्वारा हमारे वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन करने की कोशिश की है। इस प्रकृति के प्रभाव को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रकृति के अंदर जो इससे विक्षोभ पैदा हो रहा है, प्रकृति में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका जो परिणाम है वो वर्षा की मात्रा के परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आ सकता है और आ भी रहा है। सऊदी अरब के अंदर बर्फ गिर रही है, रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, यानी जहाँ कभी सूखा होता था 27-33 सालों में कभी वर्षा की बूंद नहीं पड़ी, वहाँ बाढ़ आ रही है। तो सऊदी अरब एक रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर बर्फबारी गिर रही है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन मनुष्य के द्वारा इस वातावरण में, इस प्रकृति में जो परिवर्तन किए गए हैं, उन्हीं का एक परिणाम है। सेकंड, बढ़ते औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो कारखानों से विसर्जित ये ठोस कण वर्षा के बूंदों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ठोस कण प्रदूषण का प्रभाव बादलों के निर्माण, वर्षा की मात्रा एवं प्रतिरूप को प्रभावित कर रहा है।
मेघ विजन की क्रिया भी जलीय चक्र को प्रभावित करती है। मनुष्य ने वन विनाश द्वारा प्रकृति के पारिस्थितिकीय संतुलन को विघटित करके जल चक्र को प्रभावित किया है। वन भी क्या होते हैं? शीतलन की क्रिया के द्वारा बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा करने में सहायता करते हैं, लेकिन वन विनाश के द्वारा तापमान में वृद्धि के कारण भी जो जलीय चक्र की जो अवस्था है उसमें विक्षोभ पैदा हुआ है, रुकावट पैदा हुई। नगरीकरण द्वारा कई पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण, नगरीय फैलाव हेतु वन विनाश आदि, जिसके कारण भी जल चक्र क्या होता है? विकसित हुआ है। जल के अंतर संचरण में परिवर्तन का भी जल चक्र पर प्रभाव पड़ता है। वन विनाश से कमी आती है, जबकि सिंचाई, वृक्षारोपण, बांध निर्माण, जल भंडारों के निर्माण से वृद्धि होती है एवं वाष्पीकरण में भी वृद्धि होती है। मनुष्य ने जलीय चक्र के भूसतह पर वायु जल को कई तरह से प्रभावित करता है। पृथ्वी तल पर उत्पन्न हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में जलीय चक्र को बाधित कर रहे हैं। आर्थिक दौर में शामिल मानव ने अवैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य करके प्रकृति को असंतुलित किया है, जिससे जलीय चक्र में बाधा आई है। एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ के अंदर जो जलीय प्रक्रिया है, उस जलीय प्रक्रिया के में नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस नगरीकरण के प्रभाव के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, नगरीकरण है, नगरीकरण के दो प्रभाव हैं। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है नगरीकरण में, और भवनों के घनत्व में भी वृद्धि होती है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल जनित अपशिष्ट पदार्थों में वृद्धि होती है, जल की मांग में वृद्धि होती है। जल की मांग में वृद्धि होने से क्या जल संसाधन की समस्या उत्पन्न हो गई। भवनों की घनत्व में वृद्धि से क्या हो गया? अपागर में क्षेत्र में वृद्धि, यानी जल के अंतस्पदन के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। जब शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के द्वारा विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाओं के बढ़ोतरी के कारण, मकानों में वृद्धि के कारण क्या हो गया? भूमि के ऊपर ठोस पदार्थों की परत बिछा दी गई है। ठोस पदार्थों की परत बिछाने के कारण जो वर्षा जल है, वर्षा जल सड़कों के द्वारा, भवनों के छतों के द्वारा बह करके बाहर चला जाता है, और वो जो वहाँ धरातल है, उस धरातल में अंतस्पदन इन्फिल्ट्रेशन उसका नहीं हो पाता, जिसके कारण भी जो भूमिगत जल है उसमें कमी हो जाती है। अपवाह तंत्र में परिवर्तन हो गया। भवनों की घनत्व वृद्धि के कारण क्या होगा? अपवाह तंत्र में परिवर्तन हो गया, नगरीय जलवायु में परिवर्तन हो गया। अपवाह तंत्र में परिवर्तन के कारण प्रवाह की दर में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि जब सब जगह ठोस पदार्थ की परत बिछा दी गई है, तो ठोस पदार्थों की परत से जो जल है वो जल बहुत तेजी से बहता है, तो जल की प्रवाह गति में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जलजनित अपशिष्टों की वृद्धि के कारण क्या हो गया? ये जलजनित अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं? हमारे भूमिगत स्रोतों में जाकर के मिल गए हैं। इससे हमारे भूमिगत स्रोतों की गुणवत्ता में क्या हो गई है? गुणवत्ता खराब हो गई है, गुणवत्ता में कमी हो गई है, उसका डिग्रेडेशन हो गया है। भूजल के पुनर्भरण है उसमें कमी हो गई है, और प्रवाह की मात्रा में भी वृद्धि हो गई है। क्योंकि जल तो प्रवाह होता ही होता है, साथ साथ में हमारे जो रसोई है, किचन जो है, लेट बाथ जो है, उनसे भी जल निकलता है। तो जल की मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि होगी तो जल की प्रवाह गति क्या हो गई? तीव्र हो गई। जलीय गुणवत्ता में हाथ से जल की जो गुणवत्ता वो कमी हो गई। भूजल के पुनर्भरण में कमी होने से आधार प्रवाह कम हो गया, और प्रवाह की दर की वृद्धि से उच्चतम प्रवाह जो है उस दर में क्या हुई? वृद्धि हो गई। अब बाढ़ नियंत्रण की, जब जल के प्रवाह में वृद्धि होगी तो बाढ़ नियंत्रण की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि जितना जल तीव्र गति से बहेगा उतनी ही बाढ़ की समस्या बढ़ जाएगी। और भूमिगत जल के गुणवत्ता में ह्रास होने से, सतही जल की गुणवत्ता में ह्रास होने से तो जल प्रदूषण उसकी समस्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार नगरीकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने से और मकानों के घनत्व में वृद्धि होने से जल की गुणवत्ता में क्या हो गया? ह्रास हो गया। इससे दो प्रभाव पड़े। जल की जो सतही जल है उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो गया, जल की मात्रा में लगातार वृद्धि होने लग गई। वर्षा जल है वो उसका अंतस्फेदन बंद हो गया, और सतही जल प्रवाह जो है उसकी गति क्या हो गई? तीव्र गति हो गई। इसका प्रभाव ये पड़ा कि बाढ़ आने की संभाव्यता में वृद्धि हो गई, और जल की जो गुणवत्ता है वो क्या हुई? कम हो गई, और जल की मांग जनसंख्या वृद्धि के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत भारी समस्या नगरीय क्षेत्रों के अंदर जल की उपलब्ध कराने में सरकारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
प्रकृति में जलीय चक्र की महत्व है, यानी जलीय चक्र का क्या इंपोर्टेंस हमारे पृथ्वी में, वो देखिए। पृथ्वी पर जलीय चक्र विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय संचार के बिना जल संतुलन बिगड़ जाएगा और किसी भी तरह का जीवन असंभव हो जाएगा। जल के वाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में धुआं होना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिस प्रकार मौसम परिवर्तन निर्भर करता है, पृथ्वी पर वर्षा की क्रियाशीलता जल चक्र द्वारा ही पूर्ण होती है। पृथ्वी विभिन्न जैव रासायनिक चक्रों द्वारा ही पूर्ण होती है। पृथ्वी पर विभिन्न जैव रासायनिक चक्रों के अंतर्गत अवसादों में रासायनिक तत्वों के संचरण में वनस्पति प्रभावी माध्यम होती है। इस प्रकार वायुमंडल में जैव रासायनिक चक्र जल के संचरण द्वारा ही संभव होते हैं।